किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम करते हैं किसान भाइयों की समस्या का समाधान और किसान भाइयों की खेती किसानी को करते हैं आसान, ताकि किसान भाई की जो लागत है उसको कम करके उनको और आगे बढ़ाया जा सके, किसान भाइयों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। आज के इस कार्यक्रम में हम कुछ खास विषय लेकर हाजिर हुए हैं और आपकी भूमिका इस कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आपके सवालों को शामिल करते हैं, लाइव आपकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो आज के हेलो किसान कार्यक्रम में हम कौन से विषय लेकर हाजिर हुए हैं, सबसे पहले नजर डालेंगे हेलो किसान के आज के विषयों पर। आज के विषय में हम बात करेंगे मटर की उन्नत खेती और साथ ही साथ जो दूसरा महत्वपूर्ण विषय रहेगा वो रहेगा किसान उत्पादक संगठन। ये दो महत्वपूर्ण विषय लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। इन दोनों विषय से जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं, कोई भी जानकारी आप चाहते हैं, कोई मन में समस्या है, तो आप जुड़ सकते हैं कार्यक्रम हेलो किसान से 3 माध्यमों का इस्तेमाल करके। 3 माध्यम कौन से हैं? सबसे पहला है टेलीफोन नंबर, टोल फ्री नंबर, आप नोट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर नंबर दिखा रहे हैं हम 1800113060, 1800113061। फ़ोन करते समय हमेशा की तरह आप अपने टेलीविज़न की आवाज़ को कम रखें और आपके फ़ोन में पर्याप्त नेटवर्क हो, ताकि एक बेहतर संवाद स्थापित किया जा सके और आपकी समस्या का समाधान सही तरीके से आप तक पहुंचाया जा सके। जिन किसान भाइयों का फ़ोन नहीं लग पाता, किसान भाई व्हाट्सअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर हम व्हाट्सअप नंबर दिखा रहे हैं आपको 8800520717। व्हाट्सअप करते समय आप जहां से अपना सवाल हमें भेजेंगे, जगह का नाम, अपना नाम सवाल के साथ लिखना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा किसान भाई ईमेल का इस्तेमाल कर भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तो इन 3 माध्यमों का आप बेझिझक इस्तेमाल कर इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और अपने किसी भी समस्या का समाधान आज के हेलो किसान कार्यक्रम में जान सकते हैं। अब रूबरू कराते हैं आपको कुछ खास एक्सपर्ट से, जो आज की इस पूरी चर्चा में हमारे साथ रहेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर JP डबास जी का। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। आप पूर्व प्रधान वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से हैं और इसके साथ ही हमारे साथ दूसरे खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका भी रुख करें डॉक्टर हीरालाल यादव जी का। डॉक्टर यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सहायक कृषि अधिकारी हैं, कृषि विभाग जयपुर राजस्थान से। तो चर्चा की शुरुआत डॉक्टर डबास जी से हम करते हैं आज की हेलो किसान कार्यक्रम में। डॉक्टर डबास जी, हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि संगठन में शक्ति है, और अगर हम बात करें किसान उत्पादक संगठन को लेकर, इस संगठन को लेकर जो ये सूक्ति कही जाती है कि संगठन में शक्ति है, कैसे चरितार्थ होती है और खेती किसानी के लिहाज से देखा जाए क्या संभावनाएं हैं? क्या किसानों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति को बदलने की क्षमता इस संगठन में है? पुलकित जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे अधिकतर किसान 80 से 90% किसान छोटे या मझोले किसान हैं, जिनके पास ज़मीन का आकार जिनका बहुत छोटा है, जिनके पास बीज की भी काफ़ी कम मात्रा में आवश्यकता होती है और कोई भी तकनीकी अपनाने के लिए वो स्वयं इसमें सक्षम नहीं है कि उस तकनीक को सीख से अपना सके जी। लेकिन अगर हमें उन छोटे और मझोले किसानों की शक्ति बढ़ानी है और शक्ति बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी हम उनको संगठित करें, और संगठित करने के बाद वो अपनी ताकत उनकी ताकत बढ़ जाती है 2 तरीके से। एक तो हमारे बहुत से किसान भाई बीज, खाद और दवाई काफ़ी मात्रा में बाजार से खरीदते हैं, वो थोड़ी मात्रा में मांगते हैं तो उनको ठीक से भाव नहीं मिल पाता, अच्छी क्वालिटी की नहीं मिल पाती, सही समय पे नहीं मिल पाती और उनको अधिक भाव भी देना पड़ता है, जिससे कि किसान को काफ़ी नुकसान होता है। दूसरा, किसान जो भी फसल उत्पादित करता है, जब उसको छोटी मात्रा में बाजार में लेके जाता है तो बाजार में उसको सही मूल्य नहीं मिल पाते हैं और वो सही तरह से उसको प्रस्तुत भी नहीं कर पाता है। लेकिन अगर वो संगठित होकर इस काम को करते हैं तो क्योंकि उनका जैसे वो संगठित हो जाएंगे तो उनकी जो मात्रा वो बढ़ जाएगी और मात्रा बढ़ने पे वो सीधे ही उत्पादक से खरीद सकता है या सीधे होलसेलर से ले सकता है, जिससे कि उसका रिटेलर का भी मुनाफा बच जाएगा, साथ साथ में उसको अच्छी गुणवत्ता की मिल जाएगी, सही समय पे मिल जाएगी और किसानों को लागत भी कम लगेगी और उनका जो प्रोक्योर करने में जो खर्चा आता है, यानी कि आने जाने का खर्चा, वो भी बचेगा और गाँव में ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। दूसरी बात आती है जो किसान पैदा करता है, तो पैदा करने के बाद वो अगर उसको इकट्ठा करके
तो संस्कृत करता है, यानी कि मूल्य संवर्धन करता है, तो उससे गांव में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, साथ साथ में उसकी मार्केटिंग में जो भाव मिलना था उससे कई गुना उसको भाव मिल सकता है। जैसे कि मैं एक उदाहरण लेता हूं, आज अगर गेहूं के भाव की अगर बात करें, स्पोर्ट प्राइस की बात करें, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें, तो वो लगभग 22 से 23 रुपये किलो पड़ता है पर किसान को, लेकिन किसान का उस भाव में उसको ठीक से मिल नहीं पाता है, क्योंकि मंडी में ले जाने का भी खर्चा होता है, साथ साथ उसको प्रस्तुत करने का भी खर्चा होता है। लेकिन इसी किसान भाई इसी गेहूं को अगर दलिया में कन्वर्ट कर लें या उसको सूजी बना लें या उसके दूसरे प्रोडक्ट बना लें, जैसे सेमियां हैं या नूडल्स हैं, वो बनाते हैं, तो इसका मूल्य बढ़ जाता है और गाँव में रोजगार के अवसर पैदा भी होते हैं। साथ साथ में वो सीधे जब उपभोक्ता को देता है तो उसको ये पता लगता है कि कौन सी किस्म का दलिया अच्छा बनता है, कौन सी किस्म की सेमियां अच्छी बनती है, कौन सी किस्म का आटा अच्छा बनता है, या मेरा उपभोक्ता क्या चाहता है। क्योंकि उपभोक्ता की पसंद की चीज़ अगर वो प्रस्तुत करता है और सही तरह से प्रस्तुत करता है तो उनको ज़्यादा पैसे मिलने की पूरी संभावना होती है। तो इसमें अकेला किसान नहीं कर पाता, लेकिन अगर वो संगठित हो जाता है, उनका संघ बन जाता है, तो किसान कुछ भी कर सकता है। इसी तरह से बहुत सारी नई नई मशीनरियाँ हैं, जैसे कि हम लेजर लेवलर की बात करें तो उसमें कुल मिलाकर डॉक्टर दबास जी, संगठन का जो काम है वो किसानों को और अच्छी सुविधाएं, बाजार तक जो पहुंच है, इस तरह की तमाम ऐसी सुविधाएं जो सुनिश्चित कराता है। कुल मिलाकर ये कहने का यहाँ पर मतलब निकलता है। और किसान उत्पादक संगठन से और कैसे किसान भाई जुड़ सकते हैं, इसकी मूलभूत सुविधाएं क्या होती हैं, क्या इसकी कार्यशैली होती है, कैसे सदस्य बन सकते हैं, कितने दिनों तक इसकी सदस्यता वैलिड रहती है, ये तमाम जानकारी आपसे हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी एक रिपोर्ट पर पहले हम नजर डाल लेते हैं। किसान उत्पादक संगठन, जिसे हम एफपीओ भी कहते हैं, किसानों का एक समूह होता है जो कृषि उत्पादन के कामों में लगा होता है और कृषि से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियां चलाने का काम करता है। ये समूह कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है, इसलिए इसमें वही सारे फायदे मिलते हैं जो एक कंपनी को मिलते हैं। दरअसल एफपीओ से जुड़ने के कई फायदे हैं, जैसे किसानों को अपनी उपज का बाजार मिल जाता है, साथ ही किसान खाद, बीज, दवाइयाँ और कृषि उपकरण भी आसानी से खरीद पाते हैं। इतना ही नहीं, किसानों को बिचौलियों से भी मुक्ति मिलती है। अगर किसान अकेला अपनी पैदावार बेचने जाता है तो उसका मुनाफा बिचौलियों को मिलता है, लेकिन एफपीओ सिस्टम में किसानों को उनके उत्पाद के अच्छे भाव मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ बिचौलिए नहीं होते। एफपीओ केवल संगठन नहीं है, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने और छोटे किसानों को महत्वपूर्ण बाजार लाभ, सौदेबाजी की शक्ति और बाजार पहुंच में सुधार के लिए सीधी पहुंच प्रदान करने वाली एक अभूतपूर्व ताकत है। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक एफपीओ को बनाने और इन्हें बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। बता दें कि सरकार ने 2023-24 तक देश भर में 10,000 नए कृषि उत्पादक संगठन स्थापित करने का लक्ष्य रखा था और 10,000वां एफपीओ खगड़िया जिले में पंजीकृत किया गया है। सरकार राज्यों के साथ समन्वय में इन एफपीओ को बीज, उर्वरक, कीटनाशक और मंडी सहित इनपुट लाइसेंस प्राप्त करने में सहायता प्रदान कर रही है, जिससे वे कृषि व्यवसाय उद्यमों के रूप में कार्य कर सकें। डिजिटल मार्केटों तक पहुंच प्रदान करने के लिए एफपीओ को ई नाम और जीईएम यानी सरकारी ई मार्केट प्लेस जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शामिल किया गया है। तो कैसे किसान उत्पादक संगठन खेती और खेती से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं उनको आगे बढ़ा रहा है, एक बानगी एक रिपोर्ट के जरिए हमने देखी। ज़मीनी स्तर पर इस पर कैसे काम करना है इसको भी समझेंगे अपने एक्सपर्ट से। बहरहाल दूसरे विषय की ओर रुख करते हैं और जानते हैं कि मटर की उन्नत खेती कर कैसे आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, जिसकी जानकारी लेने के लिए हम रुख करेंगे डॉक्टर हीरालाल यादव जी की तरफ। डॉक्टर यादव जी, अगर हम बात करें मटर की खेती को लेकर, अक्टूबर के अंत और नवंबर के शुरुआती महीने में उचित समय माना जाता है कि मटर की बुआई की जा सकती है। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कल परसों की अगर हम बात करें बीते 2 दिनों की, तो कई क्षेत्रों में बहुत अत्यधिक बरसात हुई है। क्या उन क्षेत्रों में मटर की खेती के लिए जो भूमि उन्होंने चयन की थी वो उपयुक्त होगी इस समय, क्योंकि बरसात हो चुकी है? और अगर किसान भाई कोई नया मटर की खेती करना चाहता है तो शुरुआती कौन सी बुनियादी बातें होती हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं ध्यान में रखकर आगे बढ़ने के लिए? जी किसान भाइयों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपने सामने एक चुनौती है, एक समस्या है कि जो मटर की फसल है
मटर की फसल में दलहनी फसल होते हुए इसमें प्रोटीन की मात्रा भी अत्यधिक पाई जाती है और प्रोटीन मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए जब मटर की फसल की बुआई करते हैं उसका अपने को विशेष तौर से ध्यान रख के अपने को बुआई करना है। जैसे अभी आप प्रश्न किया सर ने कि जो जहाँ जिन क्षेत्रों में बारिश अधिक हो चुकी है उन क्षेत्रों में बारिश होने के तुरंत पश्चात अपने बुआई नहीं करनी है। बारिश को रुकने के पश्चात वहाँ जल निकास की उचित व्यवस्था होने के पश्चात ही अपने को वहाँ बुआई करनी है। वहाँ अपने को उचित जल निकास करके ही अपने को बीज की बुआई करनी है। अन्यथा उस स्थान पर अगर नमी वाले स्थान पर अपने बुआई कर दी तो वहाँ पर कई प्रकार के रोग और व्याधि लगने की संभावना रहती है जी। इसके साथ साथ जो मटर की फसल है, मटर की फसल में जो प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, मैंने अभी बताया था आपको कि अगर वहाँ नमी वाले क्षेत्र में मटर की जल्दी बुआई कर देंगे तो प्रोटीन की जो 25% मात्रा होती है वो भी कम हो जाएगी। इसलिए जिस अपने उद्देश्य से मटर की फसल को लगाते हैं वो अपने के लिए अधिक नमी होना एक अच्छा लाभप्रद नहीं होगा। इसलिए अपने को मिट्टी में जो नमी प्रॉपर रहे तभी अपने को इसकी बुआई करनी चाहिए जी। तो और खासकर उन किसानों के लिए बेहद खास जानकारी है कि जिन क्षेत्रों में बरसात हो गई है वो किसान भाई थोड़ा सा सावधानी बरतें और इसमें और आगे हम क्या इसमें समाधान कर सकते हैं इसको भी समझेंगे। बहरहाल इस विषय से जुड़ी पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। मटर की खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली जीवांश युक्त दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। सब्जी मटर के लिए बहुत कम पानी की जरूरत होती है। इसकी बुआई पलेवा करके अच्छी नमी में करनी चाहिए। किस्मों की बात करें तो किस्मों का चयन अपने क्षेत्र को ध्यान में रखकर करना चाहिए। लेकिन मटर की उन्नत किस्मों जैसे पूसा प्रबल, पूसा श्री, पूसा प्रगति, अर्केल, पंजाब अगेती 6 और वीपी 434 की बुआई किसान कर सकते हैं। सब्जी मटर की अगेती किस्मों के लिए प्रति हेक्टेयर में बुआई करने के लिए 120 से 150 किलो और मध्यम और पछेती किस्मों के लिए 80 से 100 किलो बीज काफी रहते हैं। बुआई से पहले बीज उपचार जरूर करें। बुआई के समय पौधे से पौधे के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के 45 दिन बाद और फिर बुआई के 75 दिन बाद सिंचाई करना जरूरी है। 1 हेक्टेयर खेत में मटर की बुआई के लिए 200 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद, 50 किलो यूरिया, 3 क्विंटल सुपर फॉस्फेट, 65 किलो पोटाश बुआई से पहले खेत में मिला दें। खेत की तैयारी के समय 20-25 टन गोबर की खाद, नाइट्रोजन 40 किलो, फास्फोरस 60 किलो और पोटाश 50 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। मटर के तना छेदक की रोकथाम के लिए बुआई के समय फोरेट 10G को 10 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय मृदा में मिला दें। इस तरह सही समय और सही तरीके से मटर की खेती करेंगे तो आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो मटर की उन्नत खेती के लिए किन बातों का आपको ध्यान रखना है, एक रिपोर्ट के जरिए हमने समझा। डॉक्टर यादव जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। डॉक्टर यादव जी, आप बता रहे थे कि नमी का बहुत ज़रूरी तौर से ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं उन बुनियादी बातों की जो खेत की तैयारी करते समय ध्यान रखना चाहिए, जैसे आपने नमी का जिक्र किया, और इसके अलावा और कौन सी ऐसी बातें होती हैं जो खेत की तैयारी करते समय किसान भाइयों को ध्यान में रखनी चाहिए? जी किसान भाइयों, जब भी अपन जिस खेत में मटर के फसल लगा रहे हैं या खेती कर रहे हैं उस खेत में अपने प्रॉपर ये ध्यान देना है कि उसमें जीवांश की मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए और जैविक खाद भी उसमें उपलब्ध रहनी चाहिए। इसके साथ साथ जब उस खेत में हम बीज बुआई करते हैं उससे पहले उस मिट्टी की जांच भी करा लेनी चाहिए कि इस मिट्टी में कौन कौन से उर्वरक की कमी है। उसके बाद उर्वरक की ज़्यादा कमी है तो उस खेत में न लगा के जिस खेत में अच्छे उर्वरक है उस खेत में अपने को मटर की बुआई करनी चाहिए। इसके अलावा जहाँ उबड़ खाबड़ ज़मीन है वहाँ अपने को मिट्टी को लेवल करके फिर उसमें अपने को सही तरीके से
पाटा लगा के और पलेवा करके फिर अपने को उसमें मटर की फसल में बिजाई करनी चाहिए। और जो मटर की भूमि है उस भूमि का जो पीएच मान है वो 6.5 से 7.5 के बीच में एक आदर्श पीएच मान माना गया किसान भाइयों। इस पीएच मान के मध्य ही अपन मटर की फसल से अधिक पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। अगर इस पीएच मान कम रहता है जिस मिट्टी का, तो उस मिट्टी में मटर की पैदावार कम होगी और किसान को आर्थिक नुकसान भी होगा। जी, तो खेत की तैयारी करते समय इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है ताकि आप जो आर्थिक नुकसान है उससे बच सकें, आपकी उपज में कोई कमी देखने को ना मिले। डॉक्टर दवास जी, आपका रुख करते हैं। एफपीओ की हम बात कर रहे हैं, कोई किसान भाई अगर एफपीओ से जुड़ना चाहता है, क्या प्रक्रिया होती है एफपीओ से जुड़ने के लिए? और अगर मान लीजिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में कोई एफपीओ है कि नहीं है, या एफपीओ से जुड़ने की जो प्रक्रिया है उसको मैं जानना चाहता हूँ, तो मैं कहाँ संपर्क करूँ और कैसे जानकारी मिलेगी कि मेरे क्षेत्र में कितने एफपीओ हैं और किस क्षेत्र के लिए वो काम कर रहे हैं? हमारे जितने भी ज़िले हैं पूरे देश में, उन सभी ज़िलों में एक नाबार्ड की तरफ से एक ऑफिसर होता है जिसको डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं जी। और नाबार्ड की जो ऑफिसर है इनके पास पूरे ज़िले के जितने भी कृषि आपका एफपीओ बने हुए हैं उनकी सबकी लिस्ट होती है और उन एफपीओ का क्या एड्रेस है, उसमें कौन कौन है और उसको ज्वाइन इसका कैसे कर सकते हैं। तो जहाँ तक ज्वाइनिंग की बात आती है तो इसमें सबसे ज़रूरी है कि आप उस एफपीओ से संपर्क स्थापित करेंगे और एफपीओ वाले आपसे एक तो शेयर राशि मांगेंगे, साथ में एंट्री फी लेंगे और साथ साथ में आपको पूरे अपने एफपीओ के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बारे में आपको ब्रीफ करेंगे कि वो एफपीओ किस प्रकार से काम कर रहा है और उस एफपीओ में कैसे आप सदस्य बन सकते हैं। सदस्य बनने के लिए सबसे ज़रूरी बात है कि आपका एक उत्पादक होना बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि एफपीओ में वही सदस्य बन सकता है जो उस चीज़ की पैदावार कर रहा हो। अगर मान लीजिए मैं दूध का किसी एफपीओ में ज्वाइन करना चाहता हूँ तो उस किसान का दूध उत्पादक होना बहुत ज़रूरी है, तभी उसमें ज्वाइन कर सकता है। या कोई किसान सब्जी के क्षेत्र में काम कर रहा है तो सब्जी वाले एफपीओ में ज्वाइन करना उसके लिए बहुत आवश्यक है और उसी में उसके लिए आवश्यकता पड़ती है। दूसरी बात आती है, बहुत से ऐसे किसान हैं जिन क्षेत्रों में कोई एफपीओ या तो नहीं है, सहकारी समिति नहीं है जी। तो वो क्या जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, इस बात पर मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन एक कॉलर है, पहले उनका रुख कर लेता हूँ फिर लौटता हूँ आपके पास। कन्हैयालाल प्रजापति हैं उज्जैन मध्य प्रदेश से। कन्हैया जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, मैं ग्राम बालोदा लखा जिला उज्जैन से कन्हैयालाल प्रजापति हूँ जी। हमारी मटर की फसल में हरीली का प्रकोप है, इसलिए हमें नियंत्रण पाने के लिए कौन सी दवाई का इस्तेमाल करें ताकि हरीली उससे नष्ट हो जाए? जी, कितने दिन की फसल हो गई आपकी? कन्हैया जी, सुन पा रहे हैं आप? कन्हैया जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मुझे लगता तकनीकी समस्या। जी, आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? 1 महीने की हो गई सर। 1 महीने की फसल आपकी हो गई है जी। 1 महीने की फसल। जी, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और आपके सवाल का समाधान भी है। जी कन्हैया जी, अब आप जवाब सुनिए। आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, आपके सवाल का हम जवाब भी लेंगे अपने एक्सपर्ट से, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आपसे निवेदन है कि आप बने रहें, ब्रेक के उस पार आपकी समस्या का समाधान करते हैं और आप देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा में वापस एक बार आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं डॉक्टर हीरालाल यादव जी का। डॉक्टर यादव जी, हमारे दर्शक थे उज्जैन से, उनका सवाल था कि उनके जो 1 महीने की मटर की फसल हो चुकी है और किसी बीमारी का प्रकोप था, शायद इल्ली का प्रकोप है या ऐसा हरेला का कुछ जिक्र उन्होंने किया है, ये क्या है और कैसे समाधान कर सकते हैं इसका? किसान भाइयों, जो ये आपने
हरेली जो रोग कीट है, ये इसमें होता क्या है कि जो पत्तियां है उस पत्तियों पर वो जो कीड़ा लगता है वो रस चूस लेता है। रस चूसने के बाद पौधे की पत्तियां सिकुड़ जाती है और पौधा छोटा भी रह जाती है, इसलिए पैदावार में कमी आती है। उसके नियंत्रण के लिए अपने को, अभी फसल आपकी छोटी है, अगर ज़्यादा दवा का इस्तेमाल किया तो भी नुकसानदायक है, इसलिए प्रॉपर अपने को दवा का इस्तेमाल करना है। इसलिए एक दवाई आती है जिसका नाम है मिथाइल डिमेटान। उस मिथाइल डिमेटान दवा का 2 ml दवा का 1 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करते हैं तो उस रोग पे और कीट पे अपन नियंत्रण पा सकते हैं और अपने इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा जो रोगग्रस्त पौधा है, जो ज़्यादा ही ग्रसित हो चुका है, उसको खेत से उखाड़ कर अपने बाहर फेंक सकते हैं और इससे अपना बचाव कर सकते हैं। जी, तो आप कन्हैया जी इस प्रकार से समाधान कर सकते हैं अपनी ये समस्या का। फिलहाल एक दर्शक है, उनका भी रुख कर लेते हैं। सत्यवान जी है भिवानी हरियाणा से। सत्यवान जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। सत्यवान जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी, सवाल पूछिए, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पीढ़ी के बारे में जानकारी देनी है जी, कौन सी किस्म आई जाओ जो पीढ़ी में। सत्यवान जी, आपके सवाल को हम समझ नहीं पाए, कृपया दोहराएंगे। मतलब पीढ़ी कौन सी है, कौन है? पीली मटर नहीं होती जो एक बार की कटाई के लिए हो है। आपको पीली मटर लगानी है। सत्यवान जी, क्या आप किस्म के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ जी, के बारे में। जी, डॉक्टर यादव जी, ये अपने क्षेत्र के हिसाब से पीली मटर की किस्म के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन सी उचित किस्म रहेगी भिवानी की और कहाँ से प्राप्त करें? जी किसान भाइयों, जो मटर की अपने फसल लगाते हैं 2 प्रकार की होती है। तो पीले रंग वाली जो अपने दाल के रूप में भी काम लेते हैं, इसके अलावा हरे मटर के रूप में भी। ये दोनों फसल के बीज अपने लगाते हैं। ये जो मटर की फसल है और जो वैरायटी है, ये अपने अपने क्षेत्र के लिए विशेष रूप से काम में लेते हैं। जिस क्षेत्र में अपना फसल लगाते हैं वहाँ पर अपने नज़दीकी जो किसान सेवा केंद्र है या कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो अपने अर्किल नाम की वैरायटी है और अपने आज़ाद P1 वैरायटी है, वो वहाँ अपने आपके क्षेत्र में खरीद कर लगा सकते हैं। और आपके नज़दीकी जो भी सर ने अभी जैसे बताया FPO वगैरह है या अन्य जो आपके जो डीलर्स है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी कृषि विभाग के अपने कार्यालय, वहाँ से भी ये चीज़ आप बीज प्राप्त कर सकते हैं। जी, तो सत्यवान जी, आप इस प्रकार से बीज प्राप्त कर सकते हैं और उम्मीद करेंगे कि आप अच्छी पीली मटर की फसल ले पाएंगे। डॉक्टर दबास जी, आपकी तरफ एक बार फिर से लौटते हैं और कंटिन्यू करते हैं वहीं से जो आप दूसरा पॉइंट जिक्र कर रहे थे कि जिन किसानों या जिन क्षेत्रों में FPO नहीं होते, उनके लिए कुछ बता रहे थे आप। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत से ऐसे चित्र जहाँ पे FPO भी नहीं बना है, लेकिन वहाँ पे सहकारी समितियाँ होती हैं, प्राइमरी सहकारी समितियाँ। ये सहकारी समितियाँ भी FPO की तरह काम कर सकती हैं, क्योंकि सरकार ने कानून में बदलाव कर दिया है। या तो आप FPO बना सकते हैं जो कि कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर होगा, और सहकारी समितियाँ भी आजकल FPO की तरह काम कर सकती हैं। तो आप अपनी सहकारी समिति को भी इसी में मैनेज कर सकते हैं। और सहकारी समितियों का भी यही उद्देश्य है कि किसानों को अच्छी किस्म के बीज, खाद और दवाइयाँ समय पर उपलब्ध करवाएं। और ये भी जैसे जितने भी उत्पादक हैं, जैसे कितनी भी सहकारी समितियां हैं, ये जैसे इफ्को या किरको से डायरेक्टली खाद लेके आपको देती हैं। और इसी तरह से बीज भी वो NSC या राष्ट्रीय बीज निगम या कोई स्टेट सीड कॉर्पोरेशन से भी लेके आपको दे सकती हैं। और साथ साथ में सहकारी समितियां प्रोसेसिंग में भी काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। जैसे कि आपके दूध के क्षेत्र में आपने अमूल का नाम सुना होगा और बहुत सी दूसरी सहकारी समितियों का नाम सुना होगा। तो इसी तरह आप उनसे भी काम कर सकते हैं। और अगर आपने अलग से अपना FPO बनाना है तो आप अपना स्वयं का भी FPO बना सकते हैं। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक तो इकट्ठे हों, और इकट्ठे होने के बाद आप ये तय करें कि आपका FPO कौन सी फसल पे या किस काम का काम करेगा और उसके क्या उद्देश्य होंगे। इसके लिए आप मॉडल बाइलाज लेके अपने बाइलाज बनाएं, और कम से कम इसमें 11 किसान एक बार इकट्ठे होने बहुत जरूरी है। उसके बाद उसको आप रजिस्टर करवा के आप नए FPO की तरह भी काम कर सकते हैं। लेकिन FPO काम तभी कर पाएगा जब आप मिलके ये तय करें कि आपके FPO के बाइलाज क्या होंगे, उसमें कौन कौन कैसे कैसे उसको मेंबर बन सकते हैं, और आप कौन कौन सी गतिविधियां करेंगे। क्योंकि इसमें जो भी आप डालोगे इसमें कोई भी आप कृषि से संबंधित गतिविधि कर सकते हैं। चाहे बाजार में आप प्रोक्योरमेंट का भी काम कर सकते हैं, आप किसानों को अच्छे उत्पाद जो अच्छी किस्म के जीन्स भी सप्लाई कर सकते हैं, साथ साथ में प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन में भी काम कर सकते हैं। तो FPO के में बहुत सारी अपार संभावनाएं, जिसमें मैं चाहूँगा कि हमारे अधिकतर किसान भाई अपने संगठित होकर और मिलजुल के जो काम करेंगे उसके ज़्यादा लाभ मिलेगा। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने यहाँ पे साझा की है। फिलहाल दर्शक उनका रुख कर लेते हैं। पूजन है महाराजगंज उत्तर प्रदेश से। पूजन जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। पूजन जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? पूजन जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो सवाल पूछिए। पूजन जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
चलिए, लगता है तकनीकी समस्या की वजह से संपर्क टूट गया है। पूजन जी, अगर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो आप व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं डॉक्टर हीरालाल यादव जी का। डॉक्टर हीरालाल यादव जी, अगर हम बात करें खेत की तैयारी को लेकर, खेत की तैयारी की आपने उचित विधि बताई कि इस तरह से तैयारी हम कर सकते हैं। अगर राजस्थान की बात करें, बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, अगर इन क्षेत्रों की बात की जाए, किस्मों का चयन किन आधार पर करना चाहिए? हमें कैसे पहचानें कि ये किस्म हमारे क्षेत्र के लिए उचित है? उत्पादन पर नज़र रखना चाहिए या फिर जो हमारे खेत की पृष्ठभूमि है उस पर ध्यान में रखकर हमें किस्मों का चयन करना चाहिए? हमारा जो आसपास का वातावरण है उसके आधार पर हमें ये चयन करना चाहिए? कौन सी बातों का देख के चयन करना चाहिए और कौन सी किस्में उपयुक्त होती हैं? जी, ये भी अपने किसान भाइयों, मटर की फसल के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण बात है कि कौन कौन सी किस्में कहाँ कहाँ बोनी चाहिए। जो अपना भारतवर्ष है, भारत में सबसे ज़्यादा मटर की जो खेती की जाती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कुछ राजस्थान में, ये भी यहाँ पर अपने फसल की बुआई करते हैं। तो इन क्षेत्रों में जहाँ अपने नज़दीकी, एक तो जलवायु के आधार पर अपने फसल के बीज की वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। इसके अलावा वहाँ की मिट्टी कैसी है, मिट्टी के आधार पर फसल का चुनाव करना चाहिए। ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं। ऐसा नहीं कि अपने को जैसे ज़्यादा पाला पड़ रहा है और वहाँ ज़्यादा पाला सहनशील वाली फसल लगा दी तो भी नुकसानदायक हो जाता है। इसलिए अपने को पाला से बचने वाली फसलें का भी चयन करना चाहिए। तो मुख्य रूप से जो मटर की वैरायटी है, जैसे अर्किल है, बोनविला है, इसके अलावा अपने पास आजादपी है, पंत बहार है, इसके अलावा अपने पूसा प्रगति भी है, पूसा बाहर है, बहुत सारी वेराइटियां हैं जिनका ये हर जगह अपने तीनों चार क्षेत्रों में लगा सकते हैं। अपने उत्तरी राजस्थान में और अपने इधर एमपी में, उत्तर प्रदेश में इन मटर की वैरायटियों का लगा सकते हैं, जिससे अपना अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जी, वैरायटीज़ का जिक्र आपने किया, इन किस्मों का चयन करके किसान भाई अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। डॉक्टर जेपी डवाल जी, आपका रुख करते हैं। अगर हम बात करें मटर की खेती से जुड़े हुए जो कुछ किसान भाई हैं, वो अगर एफपीओ से फ़ायदा लेना चाहें, कैसे एफपीओ उनको फ़ायदा दे सकता है और मटर की खेती में क्या संभावनाएं एफपीओ के माध्यम से हम देख सकते हैं? एफपीओ के माध्यम से आप मटर की खेती में बहुत सारी संभावनाएं। सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि क्योंकि मटर जो एक दलहनी फसल है, तो दलहनी फसल होने के लिए इस फसल के अंदर जो जीवाणु खाद उनका एक बहुत ही विशेष महत्व होता है। और जीवाणु खाद के साथ साथ में इसके अंदर कई सारे रोग आते हैं, खासकर उगता रोग ऐसा रोग है जो काफ़ी मटर को तंग करता है। तो आपको अगर एफपीओ के माध्यम से करते हो तो आप अच्छी किस्म का बीज ले पाएंगे। साथ साथ में जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं, ये आप या तो किसी कृषि विश्वविद्यालय से या किसी अच्छे स्रोत से आप उसमें एफपीओ के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। हर किसान उसको लेने में इतना सक्षम नहीं है। इसके साथ साथ में आपने उसका प्रयोग कैसे करना है, क्योंकि जितने भी हमारे जीवाणु खाद हैं इनके टीके पर इसके ऊपर लिखा रहता है। और जीवाणु खाद के साथ साथ में जब बीज का उपचार करते हैं तो बीज के उपचार में 3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात, बीज अच्छा होना चाहिए, साथ साथ में जीवाणु खाद। और अगर आपके पास जो फफूंदी एंटी फफूंदी जिनके जो उगता रोग है उनसे बचाव के लिए आपको फफूंदी नाशक दवाई का प्रयोग करना है। साथ साथ में कई जगह जैसे राजस्थान की बात आती है, यहाँ पे ड्राई है, वहाँ पे दीमक भी काफ़ी नुकसान कर सकती है। तो इसमें आपको सबसे पहले तो अगर आपके दीमक का प्रकोप है तो सबसे पहले आप इंसेक्टिसाइड से ट्रीट करेंगे, उसके बाद आप फंगिसाइड से ट्रीट करेंगे और उसके बाद में आप बायो फर्टिलाइजर ट्रीट करेंगे। उसको ट्रीट करने के बाद में उसको लगाएंगे तो आपकी फसल अच्छी मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। दूसरी बात आती है, जब मटर की आप बुआई करते हैं तो तापमान का होना बहुत उचित है, क्योंकि मटर एक ऐसी फसल है जो हम बात कर रहे हैं कि एफपीओ से जुड़े हुए जो किसान हैं वो अगर मटर की खेती करते हैं तो एक तो अच्छा बीज ले सकते हैं, साथ साथ में जो मटर पैदा होती है तो उसके मार्केटिंग में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। और मार्केटिंग में आपको कौन सी मार्केट अच्छी है, मार्केट के साथ साथ में अगर मटर्स को आजकल आपने देखा होगा कि आप फ्रोजन करके भी मटर का बाजार में आ रही है, तो उसमें का भी जब ऑफ सीजन होता है तो उसमें आपकी बिक्री करके कर सकते हैं। तो उसमें जो आपका एक तो आपको प्रोसेसिंग करवा सकता है, उसको सही से मार्केटिंग करने में आपकी मदद कर सकता है। तो एफपीओ तीनों चीज़ों में आपको काम करेगा, बीज के प्रोक्योरमेंट में, खाद के प्रोक्योरमेंट में, दवाइयों के प्रोक्योरमेंट में, ज्ञान को हासिल करने में, और साथ साथ में जो आपका उत्पाद है उसकी बिक्री आपको किस प्रकार से करनी है उसमें भी आपकी एफपीओ मदद कर सकता है। जी, तो जो किसान भाई मटर की खेती कर रहे हैं और किसी एफपीओ से नहीं जुड़े हुए हैं तो अपने क्षेत्र में आप जानकारी ले सकते हैं कि आपके क्षेत्र में मटर के लिए कौन से एफपीओ काम कर रहे हैं, जिसके जरिए आप उत्पादन तो अच्छा लेंगे, अच्छे किस्म भी आपको मिलेगी और आप अच्छी बुआई भी करेंगे। तमाम जानकारियां आपके लिए उपलब्ध कराई जाएंगी और उसके बाद जब आपकी फसल तैयार होगी तो बाजार तक पहुंच भी सुनिश्चित कराएगी और अच्छे मूल्य भी आप एफपीओ के माध्यम से ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये एफपीओ आपकी खेती किसानी को और बेहतर और आपकी आमदनी को और बेहतर करने की क्षमता रखते हैं। एक दर्शक उनका रुख कर लेते हैं, सुरेश शर्मा जी हैं फरीदाबाद हरियाणा से। सुरेश जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। सुरेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? सुरेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
सुरेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है फिर से तकनीकी समस्या है, संपर्क टूट गया है। सुरेश जी, अगर आप हमें देख रहे हैं तो अपना सवाल व्हाट्सएप के जरिए भी हमें पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम लोग लगातार फ्लैश कर रहे हैं। डॉक्टर नवाज जी, एक बार फिर से आपका रुख करते हैं। जो किसान भाई छोटे मझोले किसान हैं, जिनके पास जानकारियाँ नहीं हैं कि हमारा FPO क्या होता है, क्या जो FPO के लक्ष्य होते हैं, क्या उनके किसानों को बदलने की क्षमता भी FPO रखते हैं? बिल्कुल, FPO में एक्चुअली 2 किस्म की समितियाँ होती है जो उसको मैनेज करती है। एक होती है आपके प्रबंध समिति और दूसरी होती है सामान्य समिति। तो प्रबंध समिति जो भी उसको प्रपोज करेगी उसको सामान्य सदस्यों द्वारा पास करना बहुत जरूरी है। तो आप उसके ऑब्जेक्टिव में भी चेंज कर सकते हैं, साथ साथ में नए ऑब्जेक्टिव भी जोड़ सकते हैं और साथ साथ में उसमें दूसरी गतिविधियाँ भी जोड़ सकते हैं। और इसके लिए आपको बहुत जरूरी है, जो भी आप बाइलाज चेंज करेंगे तो पुराने बाइलाज और चेंज जो बाइलाज हैं वो आपको उसके रजिस्ट्रार के पास भेजने पड़ेंगे। जब उस पर स्टैंप लग जाएगी तो आपके चेंज हो जाएंगे और स्टैंप के बाद में ही आप उसको सही से उस पर काम कर पाएंगे। तो आप कोई भी बाइलाज बदल सकते हैं, अपनी गतिविधियों को भी बदल सकते हैं, अपने काम करने के तरीके भी बदल सकते हैं, लेकिन वो तभी बदला जाएगा जब जो हमारी पंजीकृत संस्था है उससे आप उसको साइन करवा लेंगे, उससे पास करवा लेंगे, जिससे कि आपके पास नए बाइलाज की कॉपी हो जाएगी। तो आप नए बाइलाज के हिसाब से अपना काम कर सकते हैं। जी, तो इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक है, उनका रुख करते हैं। सत्यदेव जी हैं गोंडा उत्तर प्रदेश से। सत्यदेव जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, मैं FPO बनाना चाहता हूँ, तो FPO में क्या हम कहाँ रजिस्टर करा सकते हैं? आप FPO बनाना चाहते हैं, फिर जानकारी क्या चाहते हैं आप उसके लिए? और रजिस्टर कहाँ करा सकते हैं और कम से कम कितने किसान होने चाहिए, इसके लिए क्या प्रोसीजर? जी सत्यदेव जी, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, रुक करते हैं एक बार फिर से। सत्यदेव जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कोई भी संगठन बनाते हैं तो उस संगठन में जितने ज़्यादा सदस्य होंगे उतनी उस सदस्य संगठन की ताकत बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ में जब आप उसकी संगठन बनाने की बात की, मैंने आपको पहले ही बताया था, हर जिले में एक नाबार्ड की तरफ से जिला विकास अधिकारी होता है जिसका ऑफिस भी और घर भी एक ही जगह होता है। और ये आप इसका वेबसाइट से भी उसका नाम ले सकते हैं। इनका काम यही है कि आपके जितने भी किसान हैं उनको FPO बनाने का क्या तरीका है, FPO बनाने के क्या क्या लाभ हैं, वो आपके उसमें सहयोग करेंगे। जहाँ तक आपने कहा कि एक मिनिमम कितने किसान होने चाहिए, तो कम से कम 11 किसान अगर जब जुड़ते हैं और मिल के काम करने की तो बात करते हैं तो वो उसके बाइलाज बना के उसको रजिस्टर करवाने के लिए जो आपका रजिस्ट्रार के यहाँ उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। जैसे आपको रजिस्टर हो जाएगा तो आपका FPO बन गया। लेकिन पूरी जानकारी के लिए आपको पूरी ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है कि आपके FPO के बाइलाज क्या हैं, उसमें कौन कौन से उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आपकी क्या कार्य प्रणाली रहेगी और आपकी लगातार मीटिंग भी होती रहेंगी। साथ साथ में आप अपने FPO को अधिक व्यापक बनाने के लिए और सदस्यों को जोड़ने का भी प्रावधान रखेंगे। और सरकार की समय समय पर बहुत सारी योजनाएँ आती हैं जिनका लाभ आप कृषि विभाग के माध्यम से या जो हमारा बागवानी विभाग है या हमारे पशुपालन विभाग है या मछली उत्पादन विभाग है, इन सभी विभागों से संपर्क में रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है, हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र होता है। अगर आपको कोई तकनीकी कोई भी कठिनाई आती है तो आप अपने कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करके भी उस जानकारी लेके आप FPO बना सकते हैं और FPO को चलाने का प्रयास कर सकते हैं। और ये एक आपकी बहुत अच्छी सोच है। मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद भी देता हूँ कि आपकी नई सोच है और नया काम करने की आप तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि आप समाज में एक परिवर्तन ला सके। जी, तो सत्यदेव जी, आप ये तमाम जानकारी अपने क्षेत्र के अधिकारी से जो डॉक्टर साहब ने जिक्र किया उनसे संपर्क करके आप ये जानकारी एकत्रित करें। और हम यही उम्मीद करेंगे कि आप एक FPO संगठित करके किसानों को FPO बनाएं और आपके FPO के जो लक्ष्य हैं उसको आप हासिल करें, अपनी खेती किसानी में परिवर्तन लाकर आप अच्छा खासा मुनाफा कमाएं। इसके साथ ही जानकारियों के सिलसिले को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप सभी बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। DD किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर हीरालाल यादव जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। डॉक्टर हीरालाल यादव जी,
सिलसिलेवार हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर अब बात किस्मों के बाद हम करते हैं बुआई के तरीकों को लेकर। बुआई के तरीके किस प्रकार से होने चाहिए? मशीनों का प्रयोग भी आजकल बुआई में किया जाता है। क्या मशीन ज़्यादा उचित बुआई कर सकती है, या फिर जिस तरीके से हम पुराने समय में जिस तरह से हाथों से हम बुआई करते चले आ रहे थे, वही तरीका किसान भाइयों को अपनाना चाहिए? किसान भाइयों, आज के समय में समय का अभाव रहते हुए सभी किसान भाई मशीन का उपयोग करते हैं, क्योंकि समय आज मशीनीकरण युग भी आ चुका है। इसलिए जो मशीनें आई है, मशीनों के द्वारा बुआई कर रहे हैं, उसका बेनिफिट भी है और नुकसान भी है। मशीन से बुआई करते हैं तो किसान के बीज ज़्यादा लगता है और लागत ज़्यादा आती है। अगर हाथ से बुआई करते हैं तो उसमें लागत कम आएगी और बीज भी कम लगता है। और मशीन से जब बुआई करते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए और गहराई लाइन से लाइन की दूरी 3 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इस हिसाब से किसान भाई अपने बीज की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा बीज अब किसान भाई जब बोता है तो बोते समय प्रॉपर समय का ध्यान रखे। अगर बरसात हो रही है, नमी हो रही है, तभी इसमें बुआई न करे और उचित समय का बुआई करके ही अपना फसल का मुनाफा ले सकता है। जी, तो इस प्रकार से बुआई की विधि आपकी होनी चाहिए। फिलहाल एक दर्शक है, उनका रुख कर लेते हैं। कुंदन प्रजापति हैं, आइए उनका सीधा रुख करते हैं। कुंदन जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। कुंदन जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, सवाल पूछिए। जी सर, हमारे पौधे लगाए सूख रहे हैं। क्या लगाया आपने? मटर के जो लगाए ना तो सूखने लग गए हो। कितने दिन की फसल हो गई आपकी? तो उसके अगर हम चाहते हैं तो कुंदन जी, आपकी फसल कितने दिन की हो चुकी है? 1 महीने की हो। जी, डॉक्टर यादव जी, 1 महीने की फसल हो चुकी है और फसल सूख रही है, उचित समाधान कीजिए इनका। जी, 1 महीने की फसल हो चुकी तो किसान भाई, अगर फसल सूखने का तरीका अलग अलग होता है। अगर पौधा ऊपर से सूख रहा है, इसका मतलब उसमें उकठा रोग लग चुका है। अगर उसको अपन पौधे को हाथ से उखाड़ते हैं, उखाड़ते समय अगर ताकत नहीं लगती तो इसका मतलब उसमें दीमक या अन्य कोई कीड़े लगने की संभावना रहती है। इसलिए आप नज़दीकी जो किसान सेवा केंद्र है या कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ ले जाकर आप जाँच कराए कि रोग क्या हो रहा है। अगर उसमें कीड़ा लगा हुआ है तो आप डाइमेथोएट 30 EC का 2 ml दवा 1 लीटर पानी में डालकर उसका स्प्रे करें और उसका अपने नियंत्रण कर सकते हैं। अगर पौधा पूरा एक खेत पूरा मुरझा रहा है तो सिंचाई करने से मुरझा सकता है। अपने खेत में हल्की सिंचाई भी करें ताकि उसमें वापस पुनरावृत्ति हो और पौधा अपना हरा भरा हो सके। जी, डॉक्टर यादव जी, क्या ये भी संभव है कि अगर किसी एक पौधे में कोई कीट या रोग लगा हुआ है तो वो धीरे धीरे पूरे खेत में पहुंच सकता है, और इस दिशा में क्या उस पौधे को निकाल देना चाहिए या पूरे खेत में दवाई छिड़काव करनी चाहिए? जी, अगर खेत में अगर एक पौधा सूख रहा है तो उस एक पौधे को सूखते समय जो कीड़ा है वो धीरे धीरे जमीन में अंदर ही अंदर आगे चलने लगता है, तो एक पौधे को काटने के पश्चात दूसरे पौधे को काटने का काम करता है। इसलिए अपने को अगर खेत में उसमें दीमक लग चुकी है तो दीमक लग गई तो जो क्लोरोपाइरिफॉस दवा आती है, क्लोरोपाइरिफॉस दवा पूरे खेत में स्प्रे कर देना चाहिए ताकि उसमें अपने उस नुकसान से बचाव हो सके। अगर सही समय पर उस अपने को एक पौधे को बाहर निकाल दिया तो भी वो दीमक तो उस पौधे को छोड़ के दूसरे पौधे के पास पहुंच जाती है अपना भोजन प्राप्त करने के लिए। इसलिए अपने को पूरे खेत में ये स्प्रे करना पड़ेगा ताकि अपने उस पूरी फसल को बचा सके। जी, तो इस प्रकार से आप समाधान कर सकते हैं। डॉक्टर डबास जी का एक बार फिर से रुख करते हैं और जानते हैं एफपीओ के बारे में कुछ और खास जानकारियां। डॉक्टर डबास जी, अगर हम बात करें कार्यकारिणी सदस्य को लेकर, कार्यकारिणियों का जो चुनाव होता है वो किसान भाई सहमति से अपने बनाते हैं और जो एफपीओ है बहुत सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन किसी कारणवश अगर कोई कार्यकारिणी सदस्य को बदलना चाहता है या जो उसका बोर्ड है उसको बदलना चाहता है, क्या वो प्रक्रिया उसमें होती है? क्या वो बदलने की क्षमता उन किसानों में है? और कितने दिन तक उस कार्यकारिणी बोर्ड की जो डेट होती है वो कितने दिन तक वो काम कर सकते हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो हमारे एफपीओ होते हैं उन एफपीओ के अंदर जो बाइलाज हम बनाते हैं जिसको नियमावली कहते हैं, नियमावली के अंदर पूरा दिया होता है कि जो हमारी कार्यकारिणी उसका चुनाव किस प्रकार होगा, कार्यकारिणी चुनाव होने के बाद में कितने समय तक कार्यकारिणी रहेगी, कितने दिन बाद दोबारा चुनाव होगा, और ये सारे के सारे हमारे बाइलाज में दिए होते हैं। कहीं पे 3 साल होता है, कहीं पे 5 साल होता है। लेकिन अगर कोई कार्यकारिणी का सदस्य ऐसा मतलब ठीक से काम नहीं कर रहा है और ये लग रहा है कि उसको एफपीओ चलाने में दिक्कत आ रही है, तो उसमें जो आपकी कार्यकारिणी की जो मीटिंग होती है उसमें एक प्रपोजल आप देंगे जो कि सामान्य इसमें जाएगा
और सामान्य सभा में जब जाएगा तो या तो वो सदस्य रिजाइन कर दे, उसकी जगह को नया चुनाव हो सकता है, या कार्यकारिणी तो सामान्य सभा है वो उसको हटा भी सकती है, हटा के दूसरे को भी नियुक्त कर सकती है। लेकिन ये जो नियुक्ति की प्रक्रिया है या जो हटाने वाली बात है वो तभी संभव है जब हम उस सदस्य को कुछ मौका दें कि आप उसने कौन सी गलती की है, क्या गलती किस प्रकार से वो सहयोग नहीं कर रहा है और उसका क्या क्या उससे सहयोग की अपेक्षा है और कैसे जो बाइलाज है हमारे उसके अनुसार से उसको किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए और वो किस प्रकार से उचित व्यवहार नहीं कर रहा। तो ये सारी की सारी चर्चा इसमें होती है और ये जो बाइलाज हैं उसमें पूरा का पूरा एक्सप्लेन दिया होता है कि आपको कितने दिन बाद कार्यकारिणी चुनाव होना है, कितने लोग होंगे उसमें, जैसे कि आपका चेयरमैन हो गया, चेयरमैन के साथ साथ में सचिव हो गया, सचिव के साथ साथ में कोषाध्यक्ष हो गया, कोषाध्यक्ष के साथ में दूसरे जो सदस्य हैं वो रहेंगे और ये समय समय पे कार्यकारिणी की मीटिंग होगी जो कि ये तय करेगी कि हमारे एफपीओ को क्या काम करने हैं, किस प्रकार से करने हैं। तो जो एफपीओ को चलाने की प्रक्रिया का पूरा ध्यान रखेगी और उसको पूरा का पूरा एक मार्गदर्शन देगी जिससे कि एफपीओ बढ़िया काम कर सके और हमारे सदस्य जितने भी एफपीओ के हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार हम सभी सेवाएं उनको प्रदान कर सके, ये सभी चीज़ें उसके अंदर हमें करना होता है। जी, तो इस प्रकार से भी ध्यान में आप रख सकते हैं और कार्यकारिणी का चुनाव जो है वो इस प्रकार से होता है। बदलना चाहते हैं तो उसके लिए प्रक्रिया डॉक्टर डबा जी ने साझा की है। फिलहाल एक दर्शक है उनका रुख कर लेते हैं। बिंदु सिंह राजपूत है मध्य प्रदेश से, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। बिंदु सिंह जी, आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? जी सर। जी, सवाल पूछिए। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि एफपीओ जो बताएंगे सर, इसमें वो दूध डेयरी है, डेयरी फार्म जी, मैं दूध किस प्रकार से बेच सकते हैं, मतलब थोड़ा सा उसकी जानकारी चाहते थे। जी, आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है डॉक्टर दबा जी। दूध का इनका व्यापार है, दूध इनका काम है और ये दूध बेचना चाहते हैं एफपीओ के माध्यम से। उसके लिए इनके क्षेत्र में भोपाल में एफपीओ कितने काम कर रहे हैं, कैसे ये जुड़ें और क्या इनको लाभ हो सकता है, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। राजपूत जी, जैसा कि आपने भोपाल की बात की, मैंने आपको भी बताया था कि नाबार्ड का एक ऑफिसर होता है हर जिले में, वो आपको वेबसाइट से मिल सकता है, आपका नाम भी मिलेगा, उसका फ़ोन नंबर मिलेगा, आप उनसे संपर्क करके अपने पूरे जिले के एफपीओ के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि एक एफपीओ एक ही काम करे, एक से अधिक भी काम कर सकते हैं और दूध उत्पादक का कोई एफपीओ नहीं तो आप नया एफपीओ भी बना सकते हैं। जहाँ तक दूध की बात आती है, हमारी बहुत सारी सहकारी समितियाँ भी हैं, कुछ जगह सहकारी समितियों के माध्यम से हो रहा है, कहीं पर एफपीओ के माध्यम से भी हम कर सकते हैं। लेकिन हमें पूरा तय करना है कि हम दूध को कैसे प्रोसेस करना है, कैसे मार्केट करना है, कैसे उसको पैक करना है। और क्योंकि दूध के क्षेत्र में हमें बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं कि दूध के हमने कैटेगराइज किया हुआ है, मानक कुछ तय किए हुए हैं कि टोन दूध कौन सा होता है, डबल टोन कौन सा होगा, फुल क्रीम कौन सा होगा और स्टैंडर्ड दूध कौन सा होगा, उसके अंदर कितना फैट होना चाहिए, कितना एसएनएफ होना चाहिए। तो ये सब जानकारी होने के बाद में उसका जो प्रोसेस करके हम दूसरे जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनके भी कुछ नियम वो है स्टैंडर्ड दिए हुए हैं, तो उनका मानक के आधार पर तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप अपने पास के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें, जहाँ पे एक एनिमल हस्बेंड्री का या जो पशुपालन से संबंधित अधिकारी होता है, या आप अपने पशुपालन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं और ये इसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। तो जहाँ तक नए एफपीओ की बात है उसके लिए मैं जो यही कहना चाहूँगा, आप नाबार्ड के माध्यम से आप नया भी एफपीओ बना सकते हैं और उसको बनाने से पहले आपको पशुपालन के क्षेत्र में कौन कौन से काम करने हैं, दूध का कैसे संग्रहण करना है, कैसे क्या क्या चिलिंग प्लांट बनाता है, ये सारा जो एफपीओ आपका है वो तय करेगा, जिससे कि आपके जितने भी दूध उत्पादक हैं उनको सबको बराबर लाभ मिल सके और किस प्रकार से आपको किस पशुओं के लिए अच्छे जो चारा है या जो दाना है वो भी एफपीओ प्रोक्योर करके अपने किसानों को उपलब्ध करवा सके। तो दूध उत्पादन के क्षेत्र में हमारे देश ने विशेष काम किया, खासकर अमूल का आपने मॉडल सुना होगा, तो वो इसी एफपीओ के आधार पे ही चल रहा है। इसमें जो सहकारी समितियां हैं वो भी इसी आधार पे चल रही हैं, तो आप उनको अनुसरण करके आगे बढ़ सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हिंदू जी, आप अपने क्षेत्र के अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन आपको उनका नंबर मिल जाएगा, उनसे संपर्क करके आप किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप नंबर या फिर जो आपके क्षेत्र में एफपीओ दूध के लिए काम कर रहे होंगे उनसे संपर्क करके आप अपने दूध के क्षेत्र में अच्छी बिकवाली कर सकते हैं, ऐसी हम कामना करेंगे। फिलहाल एक दर्शक है उनका रुख कर लेते हैं। गोकुल सिंह है मध्य प्रदेश से। गोकुल जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। यस सर जी, मेरा सवाल ये है कि हरी मटर को स्टोर करना चाहते हैं जी, तो उसको कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं, कोल्ड स्टोर या ऐसा घर पर? जी जी, डॉक्टर यादव जी, ये हरी मटर को स्टोर करना चाहते हैं, अगर इनके पास स्टोर करने की व्यवस्था ना हो तो क्या सरकार की कोई ऐसी व्यवस्था है जहां जाके स्टोर भी कर सकते हैं और कितने दिन के लिए उचित स्टोरेज सही रहता है मटर के लिए? जी किसान भाई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत सरकार भी दलहन पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। जब मटर का उत्पादन किसान कर लेता है तो जब मार्केट में बेचने जाता है तो उस टाइम पे उसको पैसा सही मुनाफा नहीं मिल पाता, इसलिए कोल्ड स्टोरेज में मटर को रखकर एक उपयुक्त समय पे इसको बेचकर मुनाफा ले सकते हैं। तो मटर के जो दाने हरे मटर है उनको छीलकर एक
जो टेम्परेचर जहाँ कोल्ड स्टोरेज बना रखे हैं उस कोल्ड स्टोरेज में रख के लगभग अपने को 4 से 5 महीने तक इनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जा सकता है और सही समय पर इनको बेचकर किसान मुनाफा प्राप्त कर सकता है। जी, तो आप इस प्रकार से गोकुल जी स्टोरेज कर सकते हैं और इस प्रकार से मुनाफा ले सकते हैं। डॉक्टर दबास जी एक दर्शक हैं और व्हाट्सएप के जरिए उन्होंने हमें सवाल भेजा है। फरीदाबाद हरियाणा से सुरेश शर्मा जी हैं। वो कह रहे हैं कि हम एफपीओ के मेंबर हैं लेकिन उसका फ़ायदा नहीं मिला है हमें अभी तक, उसके लिए हम क्या करें? शर्मा जी, मैं आपको यही कहना चाहूँगा, जिस आपके एफपीओ के मेंबर हैं, जब उसकी कार्यकारिणी की मीटिंग होती है आप उस मीटिंग में तय करें कि आपके एफपीओ क्या काम कर रहा है, कैसे काम उसको करना चाहिए। क्योंकि जब एफपीओ के मेंबर सारे अगर स्लीपिंग होंगे, वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो कई बार एफपीओ काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। क्योंकि एफपीओ तभी काम कर पाएगा जब आपके पास एक पूरा आपके सामने एक पूरी प्लान हो कि हमने अगले 3 महीने में क्या करना है, 6 महीने में क्या करना है, एफपीओ की कौन कौन सी गतिविधियां हैं, कौन सा बीज हम कहाँ से प्रोक्योर करेंगे, खाद कहाँ से प्रोक्योर करेंगे, उसके लिए क्या क्या प्राइमरी आवश्यकताएं हैं, कौन से लाइसेंस लेने हैं, ये आपके पूरी की पूरी जानकारी आपके जिला कृषि अधिकारी या जिला बागवानी अधिकारी आपको देंगे। या आपके हमारे क्षेत्र में सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं, जिन योजनाओं को हम अपने सदस्यों के लिए आप आगे प्रोत्साहित कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आपका बहुत सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी मीटिंग बुलाएं और मीटिंग बुला के अपने बाइलाज को देखें कि हमारे बाइलाज क्या कहते हैं, क्या हमारा एफपीओ उस बाइलाज के आधार पे चल रहा है या नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा तो क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि आप उसके पूरे आपको ही वो काम करना है जो एफपीओ को करने हैं और आपको ही तय करना है कि बीज कहाँ से प्रोक्योर करना है, कैसे प्रोक्योर करना है। सरकारी अधिकारी तो आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं कि कौन सा खाद कौन सा बीज कहाँ से मिलता है। जैसे कि आपके पास अगर बीज लाइसेंस है तो अच्छी किस्म के बीज प्रोक्योर करने के लिए आपको एक तो हरियाणा बीज निगम से भी संपर्क कर सकते हैं, उसके मेंबर बन सकते हैं, आपका एफपीओ उसका मेंबर बन जाएगा, तो आपको जो भी आपको सीधा बीज मिलेगा। इसी तरह से आप राष्ट्रीय बीज निगम के भी आप उसके से वो बन सकते हैं और जिससे आप जो भी आप बीज बेचोगे तो आपके एफपीओ को लगभग 8 से 10% जो कि वो संस्था बताएगी, तो इतना कमीशन आपके एफपीओ को मिलेगा और आप अपने किसानों को सही समय पे अच्छा बीज उपलब्ध करवा पाओगे। साथ साथ में जब बीज की मात्रा ज़्यादा होगी तो ये जो संस्थाएं हैं ये आपको एफओआर बेस पे, यानी कि जितना अगर आपका 9 टन से या कुछ इसका मात्रा होती है उससे अगर ज़्यादा बीज खरीदते हैं तो आपका बीज सीधे ही आपके एफपीओ के जहाँ पे आपका एड्रेस होगा उस तक भी भेजने का प्रबंध करते हैं। तो वो आपको जब तक आप सक्रिय नहीं होंगे, आप उसमें एक्टिव इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो आप उनका लाभ नहीं उठा पाएंगे और लाभ उठाने के लिए आपको सक्रिय होना बहुत जरूरी है और सक्रिय होने के साथ जागरूक होना भी बहुत जरूरी है। जागरूक होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल दबास जी, आपने बहुत बेहतर तरीका बताया और उम्मीद करेंगे कि जो आपकी समस्या है उसका समाधान आप कर पाएंगे और एफपीओ से आप लाभ ले पाएंगे। और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अपने एक्सपर्ट से लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप सभी बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, डॉक्टर यादव जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। डॉक्टर हीरालाल यादव जी, तमाम चीज़ों के साथ साथ अब बात करते हैं हम खरपतवार नियंत्रण को लेकर, क्योंकि मटर की फसल बहुत सघन होती है और बहुत बड़े बड़े होते हैं। ऐसे में खरपतवारों को पहचाना थोड़ा सा क्या चुनौतीपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें उर्वरकों के प्रबंधन को लेकर, ये दोनों बातें कितनी महत्वपूर्ण है अच्छे पैदावार के लिए? जी किसान भाइयों, मटर की फसल में खाद, उर्वरक और खरपतवार नियंत्रण ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसमें इसकी कमी से या अधिकता से मटर की उत्पादन और गुणवत्ता दोनों पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके लिए किसान भाइयों जो मटर की फसल लगाते फसल मिट्टी तैयार करते हैं, मिट्टी तैयार करते समय ही एक एलाक्लोर नाम का जो रसायन आता है उसका मिट्टी में मिला देना चाहिए, ताकि मटर की फसल में किसी प्रकार का कोई खरपतवार न हो। अगर फिर भी मटर की फसल में खरपतवार उगता है
तो जो पेंडामिथलिन नाम की दवा आती है उसका बिजाई से पूर्व अपने को इसमें स्प्रे कर देना चाहिए, ताकि उस खेत में किसी प्रकार के खरपतवार न उग सके और खरपतवार नियंत्रण कर सके। इसके अलावा जो खाद और उर्वरक की बात करते हैं, खाद और उर्वरक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसमें जो मटर की फसल है वो नाइट्रोजनस फसल है। इसमें राइजोबियम जीवाणु की गांठें पाई जाती है। इसकी जड़ों में जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को फिक्सेशन करके नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देती है और किसान को यूरिया की मात्रा कम देनी पड़ती है, और इसलिए लाभकारी भी फसल मानी जाती है। इसलिए मटर की फसल में 1 हेक्टेयर में लगभग 20 किलोग्राम नाइट्रोजन की अपने पूर्ति कर सकते हैं यूरिया के द्वारा, या अन्य कोई स्रोत के द्वारा अपन उसमें पूर्ति कर सकते हैं। और जो फास्फोरस है, फास्फोरस लगभग 40 किलोग्राम, और जो पोटास है वो 50 किलोग्राम तक खेत मटर की फसल में डाल सकते हैं। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है उसके आधार पर मिट्टी की जांच करवाकर उस मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी है, जैसे कई मिट्टी में इसकी जिंक की कमी भी हो जाती है, तो उसमें अपने 15 किलोग्राम जिंक सल्फेट पर हेक्टेयर के हिसाब से हम डाल सकते हैं। इसके अलावा जो सल्फर है, सल्फर का भी अपने को दानेदार सल्फर बिजाई के समय ही खेत में डाल देनी चाहिए, ताकि फसल में रोग प्रतिरोधक मात्रा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके और उत्पादन बढ़ सके और उसकी जो मटर की गुणवत्ता है वो भी अच्छी हो सके। इस प्रकार से किसान उसमें लाभ ले सकता है। जी, इसके साथ एक और दर्शक है, उनका रुख कर लेते हैं। अजय बागड़ हैं जयपुर से। अजय जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। मटर फसल में पॉलीगोनी रोग का उपचार किस प्रकार करें? जी, डॉक्टर यादव जी। जी अजय जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। जो मटर की फसल है उस मटर की फसल में जो पॉलीगोन रोग है उन्हीं क्षेत्रों में होता है जहाँ नमी रहती है। इसलिए नमी को दूर करने के लिए अपने को सबसे पहले तो जल निकास की उचित व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा जो अपने पास जैसे कार्बेंडाजिम है या केराथिन है उसका अपने उसमें स्प्रे करके और उसका अपना उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा अपने फसल की जो बिजाई है, बीज बुआई करते समय ही बीज का उपचार बहुत ही महत्वपूर्ण इसके लिए। अब इसके लिए अपने किसी फंजीसाइड आपके पास जो उपलब्ध हो, जैसे केराटिन है या अपने पास थायरम है, बायोस्टिन है, उसके द्वारा अपने बीज उपचार करके इस रोग से पॉलीगोन रोग है उससे निजात पा सकते हैं। जी, तो इस प्रकार से अपनी समस्या का समाधान आप कर सकते हैं अजय जी। डॉक्टर दबा जी, आपका एक बार फिर से रुख करते हैं। जैसे कि हमने पहले चर्चा कर रहे थे, एक दर्शक थे, उनका सवाल था कि उनको लाभ नहीं मिल रहा है। क्या इन एफपीओस के ऊपर कोई ऐसी संस्था होती है या कोई ऐसे अधिकारी हैं जो लगातार इनकी मॉनिटरिंग करते हैं कि इनकी जो कार्य प्रणाली है वो सुचारू रूप से चलती रहे, जितने भी उनके संगठन से जुड़े हुए किसान हैं या जो कारखाने सदस्य हैं वो उचित तरीके से काम कर रहे हैं, उनके जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि एफपीओ बना लिया और एफपीओ ठप पड़ा है, किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है, जो उनके लक्ष्य हैं और जो हमारे खेती किसानी को बढ़ाने के जो लक्ष्य स्थापित किए गए हैं उनको हासिल नहीं कर पा रहे हैं? सरकार एफपीओ को चलवाने के लिए, सरकार एफपीओ सुचारू रूप से चले और किसानों को सही सेवा दे पाए, इसके लिए समय समय पे कार्यकारिणी के सदस्यों की भी और एफपीओ के दूसरे लोगों की भी ट्रेनिंग करती रहती है। और ट्रेनिंग के लिए नाबार्ड का भी है और इसके साथ साथ में हमारी जो एसएफएससी वो भी इसमें सहायक हैं। एक्चुअली क्या है, ये जो है स्वयं की संस्था किसानों की खुद के लिए है, खुद के द्वारा खुद की कैसे अपने बाकी साथियों की कैसे मदद करें। तो इसका ये उद्देश्य होता है कि हम किसी एक मिलजुल के कैसे काम करें। इसमें सरकार के बहुत ज़्यादा इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। सरकार केवल प्रोत्साहित करती है, केवल आपको एफपीओ को बढ़ावा देने के लिए कौन ऐसी योजनाएं बनाती हैं जो कि एफपीओ के काम के लिए सहायक हों। लेकिन अच्छा एफपीओ चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एफपीओ के सदस्यों का और कार्यकारिणी का पूर्ण रूप से जागरूक होना और समय समय के सरकार की विभिन्न एजेंसियों के साथ में संपर्क करके जो सरकार की योजनाओं का सदस्यों तक लाभ पहुंचाना और साथ साथ में अपनी एक विकास योजना तैयार करना कि हमें अपने एफपीओ के माध्यम से हमें क्या क्या करना है। जैसे आप अगर मटर की ही बात करते हैं तो कुछ लोग मटर पैदा करते हैं और कुछ लोग मटर का बीज पैदा करते हैं। जो मटर का बीज पैदा करते हैं शायद उनको ज़्यादा आमदनी होती है, लेकिन मटर का बीज पैदा करने के लिए पूरा प्रोटोकॉल होता है कि आपको किस किस्म का बीज का लेना है, किस तरह से उसका सर्टिफाई करवाना है और सर्टिफाई करके उस बीज में किस प्रकार से रोगिंग और दूसरे का प्रक्रिया करनी है और इसके माध्यम से आपको ज़्यादा महंगा बिकेगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जितनी भी अपनी सरकारी एजेंसी उनका पूरा का पूरा लाभ उठाएं। और सबसे बड़ी जो सहायक आपकी संस्था जो होती है वो कृषि विज्ञान केंद्र है, जो कि हर जिले में जिसमें कि लगभग 6 एक्सपर्ट होते हैं और वो
आपकी सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा किसान कॉल सेंटर है उसके माध्यम से भी आप तकनीकी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन चलाने के लिए किस प्रकार से चलाना है, किस प्रकार से आगे बढ़ना है, इसके लिए आप नाबार्ड के अधिकारियों के संपर्क में रहेंगे, SFAC के सदस्यों अधिकारियों के संपर्क में रहेंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन जितने आप जागरूक होंगे, सजग और जागरूक सबसे ज्यादा अच्छी बात है। बिल्कुल, तो इस पूरे FPO के कार्यकाल के दौरान जितने भी किसान हैं या बोर्ड मेंबर्स हैं, सजग, जागरूक और सरकार द्वारा चलाई जा रही है तो तमाम समय समय पर स्कीम्स होती हैं, जो मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती है, उसमें जितना बढ़ चढ़कर आप भाग लेंगे उतना ज़्यादा फायदा आप FPO से ले पाएंगे, उतना ज़्यादा बढ़िया आपका FPO काम कर पाएगा। डॉक्टर हीरा लाल यादव जी, आपका रुख कर लेते हैं और कार्यक्रम का समाप्ति को इशारा करा तो आपसे निवेदन रहेगा थोड़ा संक्षिप्त में रखिएगा। अब बात करते हैं मटर की खेती में सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण पड़ाव को लेकर, तुड़ाई को लेकर। तुड़ाई करते समय किसान भाई को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और तुड़ाई के बाद बाजार जो पहुंचाने की प्रक्रिया होती है उसको कैसे बेहतर करें ताकि उनको जो बाजार में मूल्य है वो अच्छा मिल जाए? जी किसान भाइयों, जो मटर की तुड़ाई है, तुड़ाई अपने को एक तो मौसम के आधार पर करनी चाहिए, मार्केट की डिमांड के आधार पर करनी चाहिए और इसके अलावा अपनी जो पैकेजिंग है वो पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए। पैकेजिंग के आधार पर ही किसान को उसकी मार्केट वैल्यू अच्छी मिल पाती है। नज़दीकी जो अपनी मंडी है वहाँ ले जाकर इसका अपने विक्रय कर सकते हैं और इसकी फलियाँ है, जो फलियों को तोड़कर उसको साफ़ सुथरी निकाल कर उनको सही तरीके से पैकिंग करके उनका सही समय पर पहुँचा कर सही पैकेजिंग करके अपना मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। जी, तो इस प्रकार से आप जो मटर की तुड़ाई है उस प्रकार से करें और पैकेजिंग को लेकर खासकर यहाँ पर रोल रहता है, उसको ध्यान रखेंगे तभी बाजार में आप अच्छा मूल्य ले पाएंगे। इसके साथ ही आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं सभी जानकारियों से किसान भाई लाभ लेंगे। डॉक्टर हीरा लाल यादव जी, आपका बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, समय निकाल कर आप आए और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक पहुँचाई मटर को लेकर। और डॉक्टर JPS दवा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने FPO को लेकर तमाम ऐसी संभावना थी जो किसान भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी थी, उसका भी समाधान आपने किया। उम्मीद करेंगे इन दोनों विषय से जुड़ी हुई जो तमाम जानकारियां किसान भाइयों तक पहुंची हैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, किसान भाई उसका बेहतर लाभ लेंगे, अपनी खेती किसानी में बेहतर परिवर्तन कर पाएंगे और अच्छा खासा मुनाफा कमाकर आत्मनिर्भर बनेंगे, हमारे देश को भी आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन अगले ऐसे कौन से विषय होंगे जिसको लेकर हम हाजिर होंगे और जिनसे जुड़कर आप अपने सवाल पूछवाएंगे, नजर डालते हैं अगले विषयों पर। तो हेलो किसान के अगले अंश में हम बात करेंगे प्याज की उन्नत किस्में एवं पौध उत्पादन आप कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ जो दूसरा विषय रहेगा उसकी बात कर लें तो सेब के बागों की देखभाल इस मौसम में आपको कैसे करनी है जिससे कि आपको अच्छा उत्पादन मिल सके। ये दोनों विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन विषय जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं, कोई भी सुझाव हैं तो आपको पता आपको क्या करना है। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके साथ साथ आप DD किसान के कॉल सेंटर पर भी फ़ोन करके अपने सुझाव सवाल दर्ज करा सकते हैं। नंबर नोट कर सकते हैं आपके स्क्रीन पर 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये नंबर आपकी सेवा में खुला रहता है। इसके साथ साथ इस कार्यक्रम में कोई जानकारी आपसे छूट गई है या आप चाहते हैं कि इस जानकारियों का विस्तार हो, अन्य किसानों तक इन जानकारियों को पहुंचा जाए, तो आप DD किसान के YouTube चैनल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं, इसको आप स्कैन करेंगे, सीधा पहुंच जाएंगे DD किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी खुद भी देख पाएंगे, अन्य किसानों तक भी इस कार्यक्रम को पहुंचा सकते हैं आप। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगी नए विषय, नए मेहमान, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत, बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार। आज खास मुलाकात में खास शख्सियत हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उत्तराखंड सरकार के कृषि मंत्री श्री गणेश जोशी जी। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो उत्तराखंड सरकार इस दिशा में क्या काम कर रही है? हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से नई तकनीक का हम प्रयोग कर रहे हैं, हम कश्मीर व हिमाचल के से हम आगे निकल जाएंगे। डिजिटल जो मिशन है उसको कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है और प्रमुख लक्ष्य इसके कौन कौन से रखे गए? डिजिटल कृषि मिशन चल रहा है जो किसानों को नई तकनीक से सशक्त करने की दिशा में एक क्रांति है। खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में किस तरह से काम किया जा रहा है उत्तराखंड सरकार और आपका विभाग क्या काम कर रहे हैं? आज हमारी 18 से अधिक फसलों को GI टैग मिला है। किसान मजबूत होगा तो प्रदेश मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। देखिए खास मुलाकात उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी जी के साथ 2 नवंबर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
आदित्य के 2 मिनी टास्क तो हो गए, पर आज है मेगा टास्क की बारी। आदित्य जी, अब आपको फूल तोड़ने हैं यहाँ पे, एकदम फ्रेश वाले और जल्दी, और वो भी आपको 1-2 फूल नहीं है, 10 किलो फूल तोड़ने हैं। फिर उसका गुलाब जल बनाना है। शौक तो मुझे तब लगा कि जब मैं सारे फूल अपने जो है लेकर के पुंडलिक जी के पास गया। 40 किलो फूल लेके आना है, और उन्होंने बोला कि अभी 40 किलो और चाहिए। खेत खेत में कुछ जीतेंगे, कुछ सीखेंगे। प्रत्येक शनिवार शाम 5:30 बजे डीडी नेशनल पर। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए है वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती, शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।